हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मंजू पांडे, गवर्नमेंट नवीन गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज मैं आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र अर्थात प्रायोगिक भूगोल की द्वितीय इकाई, जिसमें कि हमको मानचित्र प्रक्षेप के बारे में पढ़ना है, उस पर चर्चा करूँगी। अब मैं आपको पहले बताऊं कि मानचित्र प्रक्षेप क्या है, क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो मानचित्र क्या है। देखिए, हम भूगोल में पूरी पृथ्वी तल का अध्ययन करते हैं और उस पृथ्वी के विभिन्न स्थानों के बीच की दूरियों को, कोणिक दूरियों को मापने के आधार पर व्यवस्थित करके समतल कागज पर प्रदर्शित करते हैं या चित्रित करते हैं, जिसको कि मानचित्र कहते हैं। और उस मानचित्र को बनाने के लिए या मानचित्र की शुद्धता के लिए हमको मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता होती है। और प्रक्षेप मतलब जो हमारी गोलाकार पृथ्वी है, उस गोलाकार पृथ्वी में काल्पनिक अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल माना गया है, जिसकी सहायता से जो मानचित्र बनते हैं वो शुद्धता के अधिक करीब होते हैं। प्रक्षेप का जो शाब्दिक अर्थ है, आइए अपन इस पर चर्चा करते हैं। प्रक्षेप का अर्थ है प्रतिबिंब या परछाई। मानचित्र प्रक्षेप बनाने के लिए हम ग्लोब को, जो हमारा पृथ्वी का रोल मॉडल है, मान लीजिए एक लोहे के तारों से बना हुआ ग्लोब है, जिसमें कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं तारों के माध्यम से। उस पर चारों ओर एक कागज लपेट देते हैं और उस ग्लोब के भीतर एक प्रकाश पुंज रख दिया जाता है। तो उस प्रकाश के माध्यम से उस लिपटे हुए कागज पर जो प्रतिबिंबित अंश उभर कर आएगा, जब उसको प्लेन का खोलेंगे कागज को समतल सतह के रूप में, तब जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल उस कागज पर आएगा, उसको मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। अर्थात सामान्य बोलचाल की भाषा में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को हम प्रक्षेप कहते हैं। परिभाषा में आए तो विभिन्न विद्वानों ने प्रक्षेप की परिभाषाएं दी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक विद्वान के अनुसार बता देती हूँ, बाकी आपको पढ़ना होगा। J.A. स्टीयर्स के अनुसार मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को प्रदर्शित करने की एक विधि है। अब हम आते हैं मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता। मानचित्र, देखिए, जो ग्लोब है वो हमारी पृथ्वी का रोल मॉडल है और ग्लोब यह उसके किसी भाग का चित्रण मानचित्र के माध्यम से पूर्णतया नहीं हो सकता, यही सत्य है। लेकिन फिर भी हम ग्लोब का उपयोग हमेशा नहीं कर सकते, इसके लिए हमको मानचित्र की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई गोल फल है, नारंगी ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, जो भी, यदि उसके हम छिलके को खोलते हैं चारों ओर से और उसको ऐसे खोल करके प्लेन सतह पर रखते हैं, तो कभी भी वो उसका यथार्थ चित्रण नहीं हो सकता। मतलब यदि मानचित्र हम बनाते हैं गोल पृथ्वी का, तो वो पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है। फिर भी हमको अध्ययन की सुविधा के लिए मानचित्र का निर्माण करना होता है। ग्लोब का उपयोग हमेशा नहीं किया जा सकता। कई कारण हैं ग्लोब के उपयोग को न कर पाने के। सबसे पहले तो हम ग्लोब को यदि देखते हैं तो एक बार में उसका एक ही हिस्सा हमको दिखाई देता है, यदि सामने का दिखता है, पीछे का नहीं दिख पाता। ग्लोब आकार में बड़ा होता है। ग्लोब में यदि दो स्थानों के बीच की दूरियों को नापना है, उसमें प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा यदि हमारी पृथ्वी का कोई छोटा स्थान है और उस स्थान को हमको बड़े रूप में दिखाना है, तो जब हम उसको बड़े रूप में दिखाएंगे तो मापनी में वृद्धि होगी और ग्लोब का जो आकार होगा वो इतना बड़ा हो जाएगा कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में असुविधा होगी और उसका प्रयोग संभव नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ग्लोब के निर्माण में धन भी अधिक व्यय होता है मानचित्र की तुलना में। अब इसके बाद मैं आपको मानचित्र प्रक्षेप का संक्षिप्त इतिहास बतलाऊंगी। यूनानी विद्वानों को इसका श्रेय जाता है मानचित्र प्रक्षेप बनाने का, जिसमें कि इरेटोस्थनीज 276 से 196 ईसा पूर्व में इन्होंने तत्कालीन ज्ञात संसार का मानचित्र प्रक्षेप बनाया और जिसमें कि उन्होंने 7 अक्षांश और 7 देशांतर रेखाओं को बनाया। उन्हीं के प्रक्षेप में
हिप्पार्कस 150 ईसा पूर्व ने संशोधन किया और इन्होंने 11 अक्षांश रेखाएं बनाई उसमें। मैरिनस दूसरी शताब्दी में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसी स्थान को उसके अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया। इसके बाद क्लाडियस टालमी 90 से 168 ईसा पश्चात इनका काल था। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था ज्योग्राफिया। इसमें इन्होंने ग्लोब रचना और मानचित्र प्रक्षेप की विधि को प्रदर्शित किया। साथ ही इन्होंने 2 संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप भी बताए। इसके बाद 14वीं से 17वीं शताब्दी में पुनः मानचित्र प्रक्षेपों को निर्माण में प्रगति हुई और मार्टिन वाल्सी-मुलर ने 1507 में बोन प्रक्षेप से मिलता जुलता प्रक्षेप बनाया। 1559 में गिरार्डस मर्केटर ने, जिनके नाम पर मर्केटर प्रक्षेप भी है, ने यथाकृतिक बेलनाकार प्रक्षेप बनाया। निकोलस सेंसन ने 1650 में एक प्रक्षेप बनाया, जिसके 50 वर्षों बाद जॉन फ्लेमिस्टीड ने इसको प्रयोग किया और जिससे दोनों विद्वानों के नाम पर इस प्रोजेक्शन का नाम सेंसन फ्लेमिस्टीड सिनुसाइडल प्रोजेक्शन पड़ा। इसके बाद जोहन हेनरिच लैम्बर्ट ने समक्षेत्र बेलनाकार खमध्य प्रक्षेप, 2 मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप, 1 मानक अक्षांश वाला समक्षेत्र शंकु प्रक्षेप, तिर्यक यथाकृतिक समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप आदि की रचना की। वर्तमान या आधुनिक विद्वानों में जिन कुछ का नाम मैं आपको बताऊंगी, जिसमें जीटी स्मिथ, कार्ल ब्रेडन, मॉलविट, रिगबर्ट बोन, हेस्लर, जेम्स गॉल और जेडी कासमानी, इनके नाम उल्लेखनीय हैं। ये तो हुआ मानचित्र प्रक्षेपों के बनाने वाले विद्वानों के बारे में या मानचित्र प्रक्षेप का इतिहास। अब हम कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जिनको कि मानचित्र प्रक्षेप बनाने के पहले हमको जानना अति आवश्यक है। चूंकि मानचित्र प्रक्षेप में अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल होता है, इसलिए हमको ये जानना आवश्यक है कि अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है और किस मापनी पर मानचित्र प्रक्षेप को बनाया जाता है। एक एक करके हम लेते हैं। सबसे पहले अक्षांश। अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में नापी गई विभिन्न बिंदुओं की कोणिक दूरी है। अब देखिए, जैसे इस चित्र में ये ए, सी और बी, ये भूमध्य रेखा है इस गोले की, इस हमारे पृथ्वी के गोले की, और इसमें ये जो डी पॉइंट है ये 40 डिग्री का पॉइंट है, अर्थात ये 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश हुआ। और इस भूमध्य रेखा के समानांतर 40 डिग्री पर जितने भी पॉइंट होंगे, यदि इनसे एक समानांतर रेखा खींच दी जाए तो वो समानांतर रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। और इस तरह से अक्षांश कोई पॉइंट होता है और अक्षांश रेखा उस पॉइंट से मिली हुई समानांतर रेखा होती है। अब अक्षांश रेखाओं की कुछ विशेषता मैं आपको बता दूं जिससे और क्लियर हो जाएगा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है, जिसको कि हम 0 डिग्री बोलते हैं, और इससे 90 डिग्री उत्तर तक 90 और दक्षिण की ओर 90, इस तरह से कुल 180 अक्षांश रेखाएं उत्तर और दक्षिण में और एक 0 डिग्री की भूमध्य रेखा होती है, जिसमें कि भूमध्य रेखा बृहद वृत्त होता है, सबसे बड़ा वृत्त होता है। चूंकि ये वृत्ताकार होती हैं अक्षांश रेखाएं, ग्लोब को क्षैतिज रूप में इस तरह से घेरी हुई होती हैं। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाते हैं, इनके आकार में मतलब छोटापन होते जाता है, आकार छोटा होता जाता है और ध्रुवों पर ये एक पॉइंट के रूप में रह जाती हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर खींची जाती हैं और ग्लोब का कोई भी पॉइंट सिर्फ ध्रुवों को छोड़ करके किसी न किसी अक्षांश पर स्थित होता है। इसके बाद आइए देशांतर। देखिए, देशांतर का मतलब है कि हमारी पृथ्वी के जो ध्रुवीय अक्ष है, इस ध्रुवीय अक्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। और 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में ये तय कर लिया गया था कि लंदन के ग्रीनिच रॉयल प्रेक्षणशाला के पास से जो यामुत्तर क्रॉस होती है, देशांतर रेखा क्रॉस होती है, उसको 0 डिग्री मान लिया गया था
और 180 उसके पूर्व में और 180 उसके पश्चिम में। इस तरह से 360 डिग्री की देशांतर रेखाओं को माना गया। चूंकि हमारा जो ग्लोब है उसमें 360 अंश हैं, एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं, इसलिए हमारी पृथ्वी पर जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो 360 है। देशांतर रेखाओं की भी कुछ विशेषताएं मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो ये उत्तर से दक्षिण खींची हुई होती हैं और विषुवत रेखा पर, ये भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा, इस पर देशांतर रेखाओं की दूरी सर्वाधिक होती है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, उत्तर या दक्षिण, ये सक्रिय होती जाती हैं और ध्रुवों पर आकर के जो देशांतर रेखाएं हैं वो मिल जाती हैं। इसके अलावा सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त होती है। जैसे अक्षांश रेखा में भूमध्य रेखा बृहद वृत्त होती है, देशांतर रेखा में सारी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त होती हैं और ये सभी अक्षांशों को समकोण पर काटती हैं। ये तो हुई देशांतर रेखा। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज मानचित्र प्रक्षेप बनाने में होती है मापनी की भूमिका। देखिए, चूंकि जो हमारी पृथ्वी है, हम उस पृथ्वी का एक्चुअल मानचित्र बनाना चाहते हैं, तो पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास है, उस वास्तविक अर्धव्यास को एक माने हुए गोले के अर्धव्यास के रूप में पहले निकालते हैं और फिर प्रक्षेप बनता है। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमारी जो पृथ्वी है उसका औसत अर्धव्यास जो है वो 6367.75 किलोमीटर है। इसको जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 63,67,75,000 सेंटीमीटर होता है। जब हम इसको मील में काउंट करते हैं पृथ्वी के वास्तविक अर्धव्यास को, तो वो 3,956.75 मील होता है। इसको इंच में कन्वर्ट करने पर होता है 25,06,99,680 इंच। चूंकि ये अंक पूर्णांक नहीं है और जब हम मानचित्र प्रक्षेप बनाते हैं तो उसके लिए जो हम स्केल लेते हैं तब इनको पूर्णांक में मान लिया जाता है ताकि उससे गणना की सरलता हो। इस हेतु हम क्या करते हैं कि जब हमको किलोमीटर में लेना होता है, अर्थात स्केल जब बनता है तब सेंटीमीटर में बनता है, अर्धव्यास हम सेंटीमीटर में ज्ञात करते हैं, तब हम किलोमीटर के लिए या सेंटीमीटर के लिए पूर्णांक लेते हैं 63,50,00,000 सेंटीमीटर। और जब हम इंच में लेते हैं तब हम इंच में लेते हैं 25 करोड़ इंच। यद्यपि जब हम प्रक्षेपों की रचना करेंगे तब मैं आपको फिर से मापनी को और क्लियर करूंगी। तो आर निकालते हैं। आर का मतलब होता है, प्रक्षेप बनाने के पहले हम लघुकृत पृथ्वी का अर्धव्यास ज्ञात करते हैं जिसको कि आर कहते हैं। और आर निकालने का जो सूत्र है, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे दिया गया अर्धव्यास। दिया गया अर्धव्यास मतलब जिस आरएफ पर हमको सवाल हल करना है वो दिया गया अर्धव्यास होगा और वास्तविक अर्धव्यास जो है वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए हमको आरएफ मिला है 1:12,50,00,000। अब इसमें यदि हमको सेंटीमीटर में लघुकृत पृथ्वी का अर्धव्यास ज्ञात करना है तब हम क्या करेंगे, 63,50,00,000 को 12,50,00,000 से भाग दे देंगे इस सूत्र के अनुसार। तब हमारे पास जो आंसर आएगा या आर का जो आएगा अर्धव्यास आएगा वो 5.08 आएगा। यदि हमको सवाल इंच में बनाना है या लघुकृत पृथ्वी का अर्धव्यास हमको इंच में प्राप्त करना है तब हम क्या करेंगे, 12,50,00,000 से 25 करोड़ को डिवाइड करेंगे, क्योंकि मील में जो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है वो राउंड में हमने 25 करोड़ इंच लिया है। इस तरह से मापनी के आधार पर लघुकृत पृथ्वी का अर्धव्यास निकाल करके फिर उसके आधार पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की लंबाइयों की गणना की जाती है। अब इसके बाद हमको मानचित्र प्रक्षेपों का जो वर्गीकरण है या मानचित्र प्रक्षेपों का भेद वो देखना होगा। मानचित्र प्रक्षेप के भेद मुख्यतः 3 प्रकार से हम मानते हैं। पहला प्रकाश के प्रयोग के अनुसार, दूसरा रचना विधि के अनुसार और तीसरा गुण के अनुसार। प्रकाश के प्रयोग के अनुसार में पहला है संदर्श प्रक्षेप, दूसरा असंदर्श प्रक्षेप। मैं एक एक करके साथ में ही बताते जाती हूँ। संदर्श प्रक्षेप का मतलब होता है जिस प्रक्षेप में प्रक्षेप निर्माण के समय काल्पनिक ग्लोब के भीतर प्रकाश की उपस्थिति मानी जाती है या प्रकाश रख करके कागज पर
प्रतिबिंब जो बनता है वो अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल वो प्रकाश के माध्यम से बनता है। और असंदर्श प्रक्षेप का मतलब होता है कि जो संदर्श प्रक्षेप हैं उनमें मानचित्र की उपयोगिता के आधार पर हम कुछ गणितीय विधियों का उपयोग करके उसको और परिष्कृत कर लेते हैं और संशोधित कर लेते हैं, और तब जो प्रक्षेप बनता है वो असंदर्श होता है। कहने का मतलब ये कि संदर्श प्रक्षेप की तुलना में असंदर्श प्रक्षेप ज़्यादा शुद्ध होते हैं। फिर रचना विधि के अनुसार प्रक्षेप, इसमें मुख्यतः 4 प्रकार के प्रक्षेप होते हैं: शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार, खमत और रूढ़ प्रक्षेप। प्रक्षेप की मूलतः जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ग्लोब पर चारों ओर कागज लपेटकर या रखकर अक्षांश देशांतर रेखाओं को बनाया जाता है। तो इसमें जब शंकु प्रक्षेप बनता है तो ये देखिए हमारी ये जो गोल ग्लोब है इसको कागज से कोन बना करके, शंकु की भांति बना करके, कोन बना करके इसको इस तरह से ढक करके फिर अंदर प्रकाश रख करके और तब प्रक्षेप की रचना की जाती है। जिस अक्षांश पर कागज टच होता है उस अक्षांश को मानक अक्षांश कहते हैं। और इस कागज के शंकु को जब खोल दिया जाता है तो इस तरह के प्रक्षेप की रचना होती है, जिसको कि हम शंक्वाकार प्रक्षेप कहते हैं। इसके भी विभिन्न प्रकार हैं, ये अपन बनाते समय देखेंगे। फिर दूसरा प्रकार है रचना विधि के अनुसार में बेलनाकार प्रक्षेप। इसमें ग्लोब में बेलन की भांति कागज को लपेटकर इस प्रक्षेप को बनाया जाता है। इसमें भूमध्य रेखा पर कागज टच होता है और इसको खोलने के बाद इस तरह से बेलनाकार प्रक्षेप की रचना होती है। इसके बाद खमध्य प्रक्षेप। खमध्य प्रक्षेप का मतलब है किसी एक पॉइंट पर कागज का स्पर्श माना जाता है बिंदु पर। अब इसमें ग्लोब के हमारे जो ग्लोब है या तो उसके ऊपर उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर एक केंद्र पर कागज रख करके इस तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बनता है। तो इसमें खमध्य प्रक्षेप में अक्षांश रेखाएं गोलाकार बनती हैं और देशांतर रेखाएं इस तरह से बनती हैं। इसके बाद खमध्य प्रक्षेप का फिर से 2 प्रकार हैं: प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार और नेत्र स्थान की स्थिति के अनुसार। मतलब कागज पर जो प्रक्षेपण हो रहा है अक्षांश देशांतर रेखाओं का वो उसके अनुसार जो बनता है प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार, ये देखिए ये, और नेत्र स्थान हमारा कहाँ है उसके अनुसार जो बनता है वो ये। तो पहले प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार मैं आपको बताऊं, जब कागज ध्रुव पर रखा हुआ हो तब जो बनेगा उसको कहते हैं ध्रुवी खमध्य प्रक्षेप। जब ध्रुवों और भूमध्य रेखा के बीच में तिर्यक स्थिति में कागज रखा हो तब उस पर बनने वाले प्रक्षेप को बोलते हैं तिर्यक खमध्य प्रक्षेप। और जब कागज की स्थिति भूमध्य रेखा पर हो उसको बोलते हैं विषुवती खमध्य प्रक्षेप। इसके बाद खमध्य प्रक्षेप का जो दूसरा प्रकार है नेत्र स्थान की स्थिति के अनुसार, इसमें केंद्रक या नोमोनिक, त्रिविम अर्थात स्टीरियोग्राफिक, लंबकोणी अर्थात ऑर्थोग्राफिक। इसमें एक तो कागज होता है प्रक्षेपण तल, दूसरा ग्लोब का केंद्र और तीसरा होता है हमारे नेत्र का स्थान। ये तीनों एक ही सीध में एक सरल रेखा में होते हैं। पहला है केंद्रक या नोमोनिक। इसमें जो प्रकाश की स्थिति है वो केंद्र पे होती है और ये प्रक्षेपण तल है। इस तरह से जो नोमोनिक प्रक्षेप बनता है। दूसरा त्रिविम प्रक्षेप में हमारा नेत्र स्थान पीछे है और प्रकाश की स्थिति गोले के दूसरी ओर से आती है, इसलिए इसको स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। तीसरे में लंबकोणी, इसमें प्रकाश की जो स्थिति है वो अनंत से आती है। प्रकाश न केंद्र से आ रहा है न गोले के दूसरी ओर से आ रहा है बल्कि अनंत से आ रहा है। तो इस तरह से जो प्रोजेक्शन बनता है उसको बोलते हैं लंबकोणी या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसके बाद है रूढ़ प्रक्षेप। देखिए रूढ़ प्रक्षेप जो होते हैं ये मानचित्र की उपयोगिता के आधार पर कि हमको किस तरह का मानचित्र बनाना है, कुछ स्पेशल प्रक्षेप बनते हैं, तब उनको रूढ़ प्रक्षेप कहते हैं। इसके बाद है गुण के अनुसार प्रक्षेप का तीसरा भेद। कोई भी प्रक्षेप सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्लोब ही हमारी पृथ्वी का रोल मॉडल है और मानचित्र कभी भी पूर्णतः सही नहीं हो सकता।
फिर भी उसमें कुछ खास गुण हो सकते हैं, जैसे यथाकृतिक प्रक्षेप बनते हैं, समक्षेत्र प्रक्षेप या शुद्ध दिशा प्रक्षेप। ऐसे प्रक्षेप जिसमें कि आकृति शुद्ध हो उनको यथाकृतिक प्रक्षेप बोलते हैं, जिसमें क्षेत्रफल शुद्ध हो उसको समक्षेत्रफल प्रक्षेप बोलते हैं, जिसमें दिशा शुद्ध हो उसको शुद्ध दिशा प्रक्षेप बोलते हैं। जैसे यथाकृतिक के लिए जो मर्केटर ने बनाया था यथाकृतिक बेलनाकार प्रक्षेप, वो यथाकृतिक प्रक्षेप है, उसमें आकृति भी शुद्ध होती है, दिशा भी शुद्ध होती है, जो कि नाविकों के लिए ज्यादा उपयोगी होती है। इसी तरह से जो समक्षेत्र प्रक्षेप होता है, समक्षेत्र प्रक्षेप में क्षेत्रफल शुद्ध होता है, लेकिन उसमें आकृति दिशा ये सब गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरह से ये प्रक्षेप के मुख्य प्रकार हैं। अब इतने के बाद हमको एक एक करके बेलनाकार प्रक्षेप, शंकु प्रक्षेप, खमध्य प्रक्षेप, इनको एक एक करके फिर लेकर के बनाना है।